शाम का समय था। घर में हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी किताबों में खोई हुई थी, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठतीं, जहां माँ अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। मैंने जाकर देखा तो मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई, मानो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और आसमान फट गया हो। ऐसा कभी भगवान किसी को ना दिखाए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई, जो मुझसे हाइट में बड़ा है, वह सौतेली माँ को हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण है और आप सभी मेरे प्रिय हो। आपके चैनल रोमांचक कहानियां सात पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से हूँ, जिसमें मैं मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई रहते हैं। मेरे पापा को दिल के द्वारे की बीमारी है, इसलिए उनका स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है। मम्मी मेरी टीबी की मरीज थी, इसलिए उनकी तबीयत खराब रहती थी और वह जल्दी ही स्वर्गवासी हो गई। मेरे पापा रेलवे में लोको पायलट थे और अक्सर घर से बाहर रहते थे। मम्मी के जाने के बाद हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। हमारी सौतेली माँ हमारा पूरा ध्यान रखती थी। मेरा भाई उनका लाडला पुत्र था। मैं फिलहाल बीएसएससी कर रही हूँ और मेरा भाई बाहर कक्षा में है। भाई मेरा छोटा है, पर उसकी हाइट बड़ी है और लंबी चौड़ी कद काठी वाला भाई है मेरा। मेरी सौतेली माँ पापा से कुछ खुश नहीं रहती थी और वे भी घर का खर्च चलने के लिए एक एक पार्लर में काम करती थी। मैं और मेरे भाई कॉलेज और स्कूल जाते और शाम को घर आते। एक दिन जब मैं शाम को घर वापस आई तो देखा कि मेरा भाई आज स्कूल नहीं गया था और सौतेली माँ के काम में रसोई में हाथ बंटवा रहा था। सौतेली माँ खाना पका रही थी तो मेरा भैया कभी आटा लगाता तो कभी सब्जी काटता, कभी सिलेंडर में गैस खत्म हो जाती तो गैस भरवा कर लाता। साथ ही वह सौतेली माँ के साथ खूब हंसी मजाक कर रहा था और सौतेली माँ भी उसके इस रवैये से खुश थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरा भाई अब स्कूल कम और घर पर ज्यादा रहता था। वह आए दिन की छुट्टी करने लगा था। जब भी मैं कॉलेज से शाम को घर वापस आती तो वह ज्यादातर घर पर ही सौतेली माँ के साथ घर के कामकाज में व्यस्त दिखाई देता। यह देख मुझे कुछ अजीब लगने लगा था, पर मैंने इस पर ज्यादा गौर न देते हुए अपने काम से काम रखा। एक दिन तो मैंने देखा कि मेरा भाई माँ की बजाय खुद सबके कपड़े धो रहा था और मम्मी उसकी हेल्प कर रही थी। मम्मी के कपड़े भी वह अपने हाथों से धो रहा था। ये देख मैं अपने कमरे में चुपचाप चली गई। अब आपको बताने साथ की जरूरत नहीं है कि वह कपड़ों में क्या धो रहा था, इसीलिए तो मैं तुरंत वहां से अपने कमरे में चली गई। झाड़ू पोंछा लगाने से लेकर घर के सारे बर्तन साफ करने तक का काम अब वह करने लगा था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि यह सब करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी। जब भी देखती उसे मैं सौतेली माँ के साथ ही पाती। अब स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ने लगा था। भगवान जाने चोरी छुपे वह कौन सा काम कर रहा था। एक बार मेरी सौतेली माँ को टाइफाइड बुखार हो गया था। वो 20 दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट रही थी, तो मेरा भाई एक दिन के लिए भी उन्हें छोड़कर घर नहीं आया। 1 महीने के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था, तो उसने मम्मी की खुशी के लिए घर के सारे काम किए और रात में उनके पास ही सोता। ये जो भी कुछ हो रहा था मेरी समझ से परे था और अच्छा नहीं हो रहा था। मेरा भाई, जो मेरी पहली मम्मी की एक कही नहीं करता था, वह सौतेली माँ के काम में रात दिन व्यस्त रहने लगा था। एक बार जब हमारे मौसी के लड़के की दी थी, तब हम सब उनके घर गए हुए थे, जिसमें हम सब सज धज के गए थे। तब मैंने वहां एकम चीज नोटिस करी कि भैया और सौतेली माँ अलग अलग ही घूम रहे थे और काफी खुश दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद हम सब घर आ गए थे। रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तब मैंने देखा कि भाई सौतेली माँ के कमरे से बाहर आ रहे थे। उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी और वह पूरे पसीने से भीगे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैंने सौतेली माँ को भी उनके कमरे से बाहर आते हुए देखा। वह भी काफी थकी हुई महसूस हो रही थी और पसीने से भीगी हुई थी। मुझे लगा कि जरूर रात को मम्मी और भैया ने जब सुबह हुई थी तो मम्मी सुबह होते ही अपने कपड़े धो रही थी। इससे मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम सब नाश्ते के लिए बैठे और मैंने भाई से पूछा कि तुम इतनी रात को माँ के कमरे में क्या कर रहे थे, तो सौतेली माँ ने मेरी बात को काटते हुए जवाब दिया कि रात को उनके कमरे की लाइट खराब हो गई थी, इसलिए मैंने उसे बुलाया था
और गर्मी की वजह से इतना ज्यादा पसीना आया था। फिर मुझे लगने लगा कि शायद वह सही कह रही थी। फिर कुछ दिन बाद एक रात को मेरी नींद खुल गई क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। मेरी पानियों की बोतल किचन में ही रह गई थी और किचन के बराबर में ही सौतेली माँ का कमरा है। जब मैं पानी की बोतल लेने पहुंची तो मैंने गौर से सुना तो मम्मी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। एक बार को तो मेरी सांसें रुक गई थीं क्योंकि मुझे वही लग रहा था जिसकी मुझे आशंका थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे पैर कांप रहे थे। दिल मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल अचंभित रह गई थी कि भगवान कभी कभी किसी के साथ मत करना, पर खुद का शुक्र है कि मैंने अपने आप को संभाला। यह तसल्ली दिलाई कि इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना मूर्खता होगी, इसलिए क्यों ना आगे बढ़कर देख लिया जाए। अगर चीजें सामान्य हुई तो फिर दुख करने से क्या फायदा। पर फिर भी हिम्मत जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ वैसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर डरते हुए मैंने जैसे तैसे करके उनके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजा खोला तो देखा कि वह कोई मोबाइल हमें खेल रहे थे, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। पर इसके अलावा भी मैंने एक चीज नोटिस की कि वह दोनों फिर से पसीने में भीगे हुए थे और उनकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे उन्होंने कोई डरावना सपना देख लिया हो। और सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में यह था कि यह कौन सा समय है गेम खेलने का। आधी रात को भला कौन गेम खेलता है। वह शायद मुझसे कुछ छुपा रहे थे। जब अगली सुबह हुई तो फिर से मेरी सौतेली माँ तड़के सुबह अपने कपड़ों को धोने बैठ गई। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी अपने कपड़े धोने क्यों बैठ जाती हो, तो सौतेली माँ कहने लगी कि बेटी, बेहतर होगा कि तू अपने काम से काम रखे। दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी देना तुझे शोभा नहीं देता। मम्मी के शब्द मेरे दिल में तीर की भांति लगे और सुबह तड़के मेरे भैया मम्मी के कमरे की बेडशीट बदल देते। जब हम लोग सुबह नाश्ते के लिए बैठे तो मम्मी ने भैया के लिए सैंडविच बनाए थे और मेरे लिए नहीं। मैंने मम्मी से इसका कारण पूछा तो मम्मी ने कहा कि ब्रेड खत्म हो गई है। पर मैंने किचन में जाकर देखा तो पूरी पैकेट ब्रेड की रखी हुई थी। और एक चीज और देखी कि एक गिलास में हल्दी वाला दूध रखा हुआ था और उसके बगल में पावर वाली दवाई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे नरक बनती जा रही थी। मैं नाश्ता करने के लिए वापस टेबल पर आ गई और भाई से पूछा कि भाई, तू इतनी रात को मम्मी के कमरे में गेम क्यों खेल रहा था? तुझे पता नहीं है कि मम्मी पूरा दिन थकी हारी होती है और तू उन्हें सोने भी नहीं देता? न खुद सोता है और ना किसी को सोने देता। इसी भाई गुस्से से बोला कि तुझे मतलब क्या है? मैं अपना नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में चली आई और सोचने लगी, आखिर मम्मी और भैया को क्या हो गया है? इधर मम्मी से कुछ पूछो तो सीधा जवाब नहीं देती और अब तो भैया भी उन्हीं के बोल बोलने लगे हैं। उसी दिन से मैंने यह साबित करने की ठान ली कि इनके बदले हुए व्यवहार का कारण इनकी नजदीकियां हैं। अब मैं हर रात चौकन्ना होकर सोने लगी। थोड़ी सी भी आहट होती तो मैं जाग जाती। अब मैं हर रात को चौकीदारी करती। पर अफसोस मुझे कुछ हाथ नहीं लगता। पर मम्मी हमेशा की तरह सुबह ही कपड़े धोने बैठ जाती और भैया बेडशीट बदलने। लेकिन 26 अक्टूबर 2023 इनके लिए आखिरी रात थी। उस दिन भैया ने बीमार होने का बहाना बनाया था। सौतेली माँ भाई की खूब देखभाल कर रही थी। उनको झूठी दवाई गोली देने से लेकर उनका सर दबाने तक। जब रात को सोने का समय आया तो हम सब अपने अपने कमरों में सोने जा रहे थे। मैं भाई के रूम से निकलकर बाहर खड़ी हो गई थी तो भाई सौतेली माँ से कहते हैं कि मम्मी, मेरी तबीयत रात को बिगड़ सकती है। हो सकता है मैं सुबह ना उठूं, इसलिए आप आज इधर ही सो जाइए, जिससे आप मुझे बचा तो लेंगी। मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि ऐसा नहीं कहते बच्चे। फिर मम्मी उस दिन भाई के कमरे में ही सो गई थी। उसके बाद जो मैंने देखा उसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि भैया सौतेली माँ को आप समझदार हो। फिर एक बार क्या हुआ कि जब हम तीनों, मैं, मेरा छोटा भाई और हमारी सौतेली माँ, एक नई मूवी देखने के लिए थिएटर गए थे। मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि यह हमारी पहली पारिवारिक आउटिंग थी। जैसे ही हम थिएटर पहुंचे, मम्मी ने हमारे लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मूवी शुरू हुई और मैं तो स्क्रीन पर नजर जमाए पूरी तरह से कहानी में खो गई थी।
लेकिन तभी मेरी गलती से पॉपकॉर्न का बड़ा पैकेट मेरे हाथ से गिर गया और चारों ओर फैल गया। मम्मी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और जोर से कहा, किरण, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा तुम्हारे ही हाथ से क्यों गिरता है। सब कुछ उनकी डांट सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा भाई जो मुझसे छोटा है, यह सब देख रहा था। उसने फौरन मेरी ओर देखा, लेकिन उससे पहले मम्मी ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, चलो बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पॉपकॉर्न खरीद देती हूँ। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं मम्मी की नजरों में कोई अहमियत नहीं रखती? उन्होंने मुझे डांटा और भाई के साथ इतनी नरमी से पेश आई। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने अपनी भावनाएं छिपा ली। मैंने सोचा शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए मम्मी मुझसे नाराज है। मूवी खत्म हुई। हम तीनों बाहर निकले। मम्मी मेरे भाई से हंसते बोलते चल रही थी और मैं चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। तभी मम्मी ने अचानक रुककर मेरी ओर देखा और कहा, किरण, तुम जानती हो मैं तुम्हें ज्यादा सख्ती से इसलिए टोकूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम समझदार हो। तुम्हें और बेहतर करना है। तुम्हारा भाई अभी छोटा है, इसलिए उसे मैं डांट नहीं सकती। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई कि मम्मी की डांट में भी एक तरह का प्यार छिपा हुआ था। वह चाहती थी कि मैं बेहतर बनूं, जिम्मेदार बनूं। मुझे ये एहसास हुआ कि डांट मेरी मम्मी की डांट में भी एक तरह का प्यार छिपा हुआ था। का मतलब यह नहीं कि वह मुझे प्यार नहीं करती, बल्कि वह चाहती हैं कि मैं और भी मजबूत बनूं। उस दिन मैंने सीखा कि हर रिश्ते में, खासकर माँ बच्चों के रिश्ते में, प्यार के अलग अलग रूप हो सकते हैं। कभी डांट, कभी फटकार और कभी मीठी बातें। इन सब के पीछे माँ का प्यार ही छिपा होता है। अब जब भी मम्मी मुझे डांटे, मैं बुरा महसूस नहीं करती, बल्कि समझ जाती हूँ कि यह उनकी परवाह और स्नेह का ही एक रूप है। एक शाम को हम चिड़ियाघर देखने गए थे। दिन भर हमने खूब मस्ती की थी भाई। तो शेरबाग और हाथी देखकर इतना खुश हो गया था कि हर बार मम्मी से कहता, मम्मी देखो, ये शेर कितना है। और मम्मी भी उसे हंसते हुए जवाब देती, हाँ बेटा, बिल्कुल तुम जैसे बहादुर। मैंने भी बहुत सारे जानवर देखे, लेकिन मम्मी का सारा ध्यान सिर्फ मेरे भाई पर ही था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मम्मी उसे इसलिए ज्यादा समय दे रही है क्योंकि वह छोटा है। दिन भर हम घूमते रहे, खूब फोटो खींचे और घर लौटने से पहले मम्मी ने हमारे लिए आइसक्रीम भी खरीदी। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो मम्मी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मम्मी ने अपना चेहरा गंभीर कर लिया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। यह देखकर मैं और मेरा भाई हैरान थे। भाई ने मेरी ओर देखा और बोला, दीदी, मम्मी को क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने उसे शांत किया। नहीं, तुमने तो कुछ नहीं किया। शायद मम्मी थक गई होंगी। लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मम्मी का अचानक यूं चुप हो जाना मुझे परेशान कर रहा था। मैंने सोचा, शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई हो, या फिर चिड़ियाघर में कुछ ऐसा हो गया हो जो मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जब मम्मी बाहर आई तो मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, मम्मी, सब ठीक है? आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मम्मी ने मेरी ओर देखा और कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, किरण, तुम्हें मुझसे एक बात सच सच बतानी होगी। जब हम चिड़ियाघर में थे तो मैंने देखा कि तुम बार बार अकेली रह रही थी और मैंने तुम्हें खुश होते नहीं देखा। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मुझे यह सुनकर झटका लगा। मम्मी का सवाल मुझे अंदर तक हिला गया। मुझे लगा कि शायद उन्होंने मेरी भावनाओं को समझ लिया था और यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मम्मी के पास गई और धीरे से कहा, मम्मी, मुझे लगा था कि आप सिर्फ भाई से प्यार करती हैं। आप हमेशा उसे ज्यादा ध्यान देती हैं और मैं अकेली महसूस करती हूँ। मेरी बात सुनते ही मम्मी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, किरण, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम मेरे लिए बहुत खास हो। शायद मैंने तुम्हें यह एहसास नहीं कराया, लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान तुम्हारे भाई पर इसलिए होता है क्योंकि वह बहुत छोटा और भावुक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मम्मी भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मेरे भाई से।
बस उन्होंने कभी खुलकर मुझे नहीं दिखाया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें डांटूं, तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, अपनी जिम्मेदारी समझो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी फीलिंग को नजरअंदाज करती हूँ। आज तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, और इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मम्मी ने मुझे गले से लगाया और कहा, मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं तुम्हारे साथ भी वक्त बताऊंगी, तुम्हारे मन की बात सुनूंगी। वह पल हमारे रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत की तरह था। अब जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, मम्मी हमें बराबर प्यार और ध्यान देती हैं। मुझे अब कभी अकेला महसूस नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे और मम्मी के बीच का रिश्ता मेरी पहले से चाची कहीं बहुत ज्यादा खूबसूरत मजबूत होगा। और नौजवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर चाची के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर चाची के घर चला गया। मैं जैसे ही चाची के घर पहुंचा तो चाची वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने चाची को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। चाची ने मुझे अपना वो दिखाकर कहा, मेरी चाची बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने चाचा के घर रहने आया था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर विदेश जा रहे थे। पहले जब चाचू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि राहुल को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने उन्हें काफी मना किया कि अब राहुल बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। चाची मोनिका की शादी मेरे चाचा से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त चाची को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। चाचा और चाची की जोड़ी मिसाइल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों ने अपनी किस्मत समझकर सब्र कर लिया था। चाची और चाचियों में बहुत ज्यादा प्यार था और मेरा अंदाजा था कि चाचा चाची की हर ख्वाहिश पूरी करते होंगे। शादी के बाद चाची का बदन बहुत दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले ही थी, मगर अब शरीर का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ महसूस होता था। उस वक्त जब चाची घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब चाची ने मुझसे पूछा, राहुल बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में चाची को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं चाची, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। चाची ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी, पर चाची का वो सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे चाची के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर चाचू ने चाची से कहा कि मुझे 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर मुझे ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह चाची को भी साथ ले जाते, मगर इस दफा मैं चाची के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने चाची का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती है और वह चाय में दूध बहुत डालती है, और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वह बहुत गलत था। मेरी बातें सुनकर चाची बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी बकवास बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं चाची के पास गया और कहा, मुझे चाय पीनी है चाची। चाची ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वह उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। चाची मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठकर मेज पर रख दिया।
मैंने वह फूल जो हाथ में पड़ा हुआ था चाची की तरफ बढ़ा दिया। चाची ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने चाची की तरफ देखा और कहा, चाची बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूं, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चाची ने कहा, नहीं समीर, मैं तो तुम्हारे चाचा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। चाची ने जब देखा कि यह वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा तो ये सारी बकवास बातें तुमने यहां से सीखी है। वह बोली, बेटा ये तो बहुत गलत बात है, तुम बहुत ही गलत भाषा इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चाची ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और चाची से कहा, गलती हो गई चाची, मुझे माफ कर दे, पर क्या करूं, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती हैं। मेरी बात सुनकर चाची हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और कोई मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने चाची से पूछा कि चाची मैं कौन सी मूवी लगाऊं? उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। चाची मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी चाची को देख रहा था। चाची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चाची ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी चाची की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर चाची ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतर समझा। चाची हंसने लगी और बोली, राहुल तुम मेरी नकल उतार रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वो बोली, क्यों? मैंने फौरन कहा, कितने दिन हो गए हैं, न किसी की डांट खाई है, न किसी से जूते, ऊपर से आप बहुत ही बोर हैं। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने कहा, राहुल क्या मैं वाकई बोर हूं? तो मैंने कहा, पता नहीं, अकेला रहकर मेरा क्या होगा? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है तो मैं देती हूं। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और यह बात मेरे फायदे की थी। शायद इसी तरह की फिजूल बातें करते करते चाची मुझे काफी नजदीक हो गई। जब रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर चाचू का फोन आया, वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने भी थोड़ी देर मूवी देखी और टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चाची के कमरे से चाची की आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूं आपको, पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो बात चाची ने कही थी वो मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सुबह मैं जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने चाची के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी चाची सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था, तभी चाची के कमरे का दरवाजा खुला। वह बाहर निकली, मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत लेट सोई थी, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूं। वो बोली, तुम और नाश्ता क्या बात है? मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बना देता हूं, फिर बात करेंगे। चाची ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, चाची आपको नाश्ते में क्या पसंद है? चाची ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खाऊंगी। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ गया। नाश्ता बनाकर किचन से आया और चाची को आवाज लगाई,
चाची हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, चाची आपका नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दिया। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चाची ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, चाची आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया। चाची ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। चाची ने नाश्ता किया और कहा कि राहुल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूं और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ चाची, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? चाची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त हो पर कच्चे वाले, आज पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल मलकर कहा, यार आप आंटियों की तो ये बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती है। चाची मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैं भागने लगा। चाची हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी और कहा, रुक तुम्हें मार लगाती हूं। मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए चाची के पास गया। चाची ने एकदम मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद ही नहीं है, आप बहुत बेरहम हो। चाची ने हंसते हुए मुझे देखा और जहां मुझे चुटकी काटी थी और वहां प्यार करने लगी और कहा, सॉरी यार। चाची मुझसे अलग हुई और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, वह ले आते हैं। मैंने कहा, ठीक है मैं भी चेंज कर लेता हूँ, शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और मेरे भी मजे हो जाए। चाची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, राहुल थोड़ी सी तो शर्म करो। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज से? चाची ने कहा, अपनी इस तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेगी। चाची को पहले तो मेरी बात समझ नहीं आई, मगर जब उनको समझ आया तो उन्होंने अपने पांव से जूती उतारी और कहने लगी, थोड़ी सी तो शर्म करो राहुल। मैं हंसकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में चाची भी बाहर आ गई। जब वह बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सफेद कलर की कमीज पर नीचे जीन्स में चाची को देखते हुए कहा, मैडम जी का क्या इरादा है? चाची ने पहले अपने आप को देखा और फिर मुझे देखते हुए हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम आपके दीवाने शहर में 1000 होंगे, मगर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जब आप बाहर निकलती होगी तो लोग आपको ही देखते होंगे। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल थोड़ी सी शर्म कर, मैं तेरी चाची हूं। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ठीक है चाची। तो वह हंसने लगी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कर यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चाची मेरे करीब आई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली ही नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा को समझाना पड़ता। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूं आपको? तो मैंने भी फिर किसी आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज्यादा चाची। चाची ने कहा, तू बाज नहीं आएगा। चाची ने कहा, राहुल दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रीजर में रखा और चाची को बताने उनके कमरे में गया, पर सामने जो मंजर था वह पागल कर देने के लिए काफी था। चाची शायद नहाकर निकली थी और यह वक्त मुझ पर कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि टांगों में जान ही ना रही। मैं पलटने ही वाला था कि चाची ने आवाज देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हलक से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो चाची आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ राहुल? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं चाची। चाची ने मेरी आंखों में देखा और कहा,
राहुल, सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं तो आप गलत है चाची। चाची, आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ ठीक नहीं है। चाची ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूं। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाए और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दे। चाची के लिए बहुत नाजुक निर्णय था। फिर वह एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा, मेरे पास आओ और यहां बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, समीर, जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। चाची के जहन में क्या चल रहा था और उस वक्त वहां से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे में वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि चाची अंदर रो रही है। उनकी सिसकने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, चाची क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज आई, राहुल, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक तो है ना? चाची ने कहा, मैं ठीक हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद चाची भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने चाची का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फोन करके चाचू को वापस बुला लिया। चाची जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। लेकिन यह शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने और चाची के घर गुजारे और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मेरा सभी लोगों को यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़कर ना जाए, क्योंकि अकेलेपन से जूझ रहा इंसान कभी भी गलत रास्ते पर जा सकता है। लिहाजा यह काम करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि आप लोगों के घर टूट सकते हैं। मर्दों को गुजारिश है कि वह अपनी बहन या बीवी को किसी के भरोसे छोड़कर ना जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।